हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका आज एक बार फिर स्वागत है। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 4 लेकर आए हैं। आज की इस सीरीज में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेथड and the formula based to calculate various method of cost of equity एंड प्रैक्टिकल सम्स भी हम डिस्कस करने जाएंगे जो इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। द स्पेशल थिंग ऑफ टुडे वीडियो इज हमने जो प्रैक्टिकल सम चूज करे हैं वो 2007 और 2016 के पेपर्स में कवर हो चुके हैं। हमने वही सम पिक करे हैं जो 2007 और 2016 के एग्जामिनेशन में सेट हो चुके हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाँ जी, ये हमारे पास थर्ड क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। हमने अभी तक अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिबेंचर के बारे में, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया है। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी बेस्ड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे पहले हम सिंबल करते हैं राजू। तो सिंबल जो रहेगा वो क्या रहता है कि जिसने हमारी पहले सीरीज दे रखी है उनको पता होगा कि कॉस्ट जो है वो के से डिनोट की जाती है। आज हम इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका सिंबल साथ में क्या लग जाता है, ई। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का सिंबल रहता है के ई। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उन्हें क्या मिलता है राजे, डिविडेंड, है ना। एंड दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इनको जो डिविडेंड मिलता है बिल्कुल लास्ट में मिलता है। सबसे पहले जब भी प्रॉफिट होता है तो हम सबसे पहले क्या देते हैं बच्चा, डिबेंचर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। इस इंटरेस्ट के बाद एक टैक्स भी आता होता है। देन अगर कुछ बच जाता है तब हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। तो जो ये डिविडेंड पे किया जाता है वो क्या एक्यूरेट है या नहीं है, हमें मिनिमम रेट जो है वो फाइंड आउट करना होता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव थ्री मेथड। फर्स्ट मेथड इज डिविडेंड यील्ड मेथड या फिर इसे कहा जाता है डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड। सेकेंड मेथड कहते हैं डिविडेंड यील्ड, यही वाला ही है, डिविडेंड यील्ड प्लस हो जाता है क्या, ग्रोथ मेथड। इस केस में आपको डिविडेंड दिया जाता है जो कि अगर थ्रू आउट ईयर क्या है वो कांस्टेंट रेट पे चल रहा है, तब तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। बट अगर आपके पास जो डिविडेंड है एवरी ईयर कुछ परसेंटेज से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड अप्लाई करते हैं। एंड थर्ड मेथड इज अर्निंग यील्ड मेथड और यू कैन से अर्निंग प्राइस मेथड। ठीक है जी, ये मेरे पास थ्री मेथड हैं टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम वन बाय वन करके इन सब का फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखिए क्या होता है, इनके फॉर्मूलास देख लेते हैं हम। हाँ जी,
फर्स्ट देखते हैं हम हमारे पास कौन सा मेथड आ रहा है, डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड। पहले तो हम सिंबल लिखते हैं ऑलवेज, के ई इज द सिंबल, इक्वल टू डी फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड into 100 और dividend divided by market price into 100। तो यहाँ पे आपके पास डिविडेंड को नेट प्रोसीड से डिवाइड कर दिया जाएगा और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा अगर तो नेट प्रोसीड गिवन है क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है तो हम इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड क्या लेंगे, मार्केट प्राइस। अब जिन्होंने हमारी पिछली सीरीज कंप्लीट देख रखी है उनको पता होगा नेट प्राइस क्या रहता है। नेट प्राइस जी रहता होता है इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस को हम 3 काइंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस पे, पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। तो जो भी मेरा केस होगा मैं वो केस अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो फिल कर दूंगी नेट प्राइस की। अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ मार्केट प्राइस देता है तो फिर आप नेट प्रोसीड की जगह क्या फिल करेंगे, मार्केट प्राइस करेंगे। और ये मेथड कब अप्लाई होता है, जब कोई भी ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड हमें उसी ही रेट पे थ्रू आउट मिलता जा रहा है। ठीक है जी। तो ये मेरे क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला हमने करा है डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड या फिर प्राइस रेशियो मेथड बोला जाता है। अब जी हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड मेथड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ठीक है जी। तो इस मेथड में आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड or market price, whichever is given in the question. Maybe net proceed is given in the question, or maybe market price is given in the question. Now the question arises, what is the meaning of this D1? D1 is expected dividend expected at the end of the year। क्योंकि हमने इसमें ग्रोथ को भी क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो ग्रोथ इसमें कैसे होगी एक्यूमुलेट, ग्रोथ इसमें प्लस जी करके, फॉर्मूले में प्लस जी हम लगा देंगे, ग्रोथ रेट वो भी आपको परसेंटेज में गिवन होगा, वो हम डाल देंगे। तो इसलिए यहाँ देखिए ये D1 अपॉन नेट प्राइस और मार्केट प्राइस, ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस वन के साथ, बस इसमें हमने ग्रोथ को प्लस कर दिया। तभी देखिए इसके फॉर्मूले का नाम भी क्या है, प्लस ग्रोथ मेथड। अब जो ये D1 है ये एंड ऑफ द ईयर बोला गया है और इसको एक्सपेक्टेड भी बोला गया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, D0 1 प्लस जी, ऐसे भी फाइंड आउट किया जाता है D1 को। अब ये D0 1 प्लस जी क्या है, ये प्रीवियस ईयर का D0 जो है वो आपके पास क्या आ गया राजू, डिविडेंड आ गया, और जो ग्रोथ रेट है उसमें प्लस कर दिया जाएगा तो हमारे पास D1 अराइज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये मेरा कौन सा मेथड था, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। अब हम अपने थर्ड फॉर्मूला के पास आते हैं।
अर्निंग यील्ड मेथड और अर्निंग प्राइस पर मेथड, इसका फॉर्मूला होता है जी EPS डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस विच एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस, जो भी आपको दिया होगा आप वो फिल करेंगे और उसको 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगेन क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज दिस EPS क्या होता है जी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा कि EPS क्या होता है। देखिए हम क्या देख रहे हैं, EPS फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर। इसका एक फॉर्मूला रहता है जी, क्या रहता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप जितनी अर्निंग अवेलेबल है स्पेशली फॉर किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ डिवाइड कर दोगे, देन यू गेट EPS। ठीक है, अब फिर मेरे पास प्रॉब्लम कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जी क्या होती है। अब ये भी क्वेश्चन है जी, वो कैसे फाइंड आउट करें। चलिए, कई सम्स में तो आपको सीधा यही दे दिया जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इतनी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इतने हैं, हम डिवाइड करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर सम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को भी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोल सकता है, तो वो भी हमें आना चाहिए। देखिए ये कैसे फाइंड आउट होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इक्वल टू, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा कितने हैं, इसमें से लेस हो जाता है डिबेंचर इंटरेस्ट। लेस सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट 20, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चा, 80 आ जाएगा। इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट सॉरी PBT बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस होता है टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। ये मैंने अपनी तरफ से 50% लिया है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका 50% आपके पास हो जाएगा 40, तो ये मेरे पास पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें से लेस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। लेट्स सपोज क्वेश्चन में 10 रुपी दिया है, तो ये अब जो ये 30 रुपीज बचेंगे, ये मेरी क्या है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझ आया राजू? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया जाता है, उसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट को डिडक्ट किया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है ऐसे करने से, फिर टैक्स रेट जो भी होता है वो अप्लाई करके उसको माइनस किया जाता है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया जाता है, फिर आपके पास ये अर्निंग अवेलेबल फॉर क्या आती है, इक्विटी शेयर होल्डर आती है। तो ये फाइंड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जाके कहीं क्या निकल कर आएगा, EPS निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। ये देखिए हमने ये किया था, अर्निंग यील्ड मेथड और अर्निंग प्राइस का फॉर्मूला था EPS डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट और मार्केट प्राइस। ये
आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि हमने नेट प्रोसीड लगाना है या मार्केट प्राइस लगाना है, और उसको हम 100 के साथ क्या कर देंगे राजू, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, होप करते हैं आपको ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम अपने प्रैक्टिकल सम्स की टूवर्ड्स चलते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल सम देखिए क्या कह रहा है। XYZ Limited is currently earning ₹1 lakh। एक कोई XYZ Limited है, वो currently 1 lakh rupees earn कर रही है, and its share selling price is ₹80 per share। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया जा रहा है, मतलब मार्केट प्राइस दिया जा रहा है 80 पर शेयर। The firm has 10,000 शेयर आउटस्टैंडिंग। कितने शेयर हैं जी उसके पास, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, और उसके पास कोई भी डेट नहीं है। The earning is expected to remain stable, और उसकी अर्निंग स्टेबल रह रही है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। Find cost of capital, तो हमें अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बताने लगा कौन सा मेथड अप्लाई होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बारे में सोचना है, और फिर डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगाऊं। यहाँ पे देखिए उसकी अर्निंग बताई गई है, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स बताए गए हैं, और मार्केट प्राइस बताई गई है। तो अर्निंग को जब नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड किया जाता है, तो फिर आपके पास क्या आता था राजू, ईपीएस आता था ना। इट मींस इस सम में मेरे पास कौन सा मेथड लगना है, अर्निंग प्राइस रेशियो वाला मेथड लगेगा। ठीक है जी, चलिए सम करते हैं। चलिए सबसे पहले जब भी सम करना है हमने क्या लिखना होता है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, कोस्ट ईपीएस, मार्केट प्राइस दे रखा है तो मैं अपॉन में मार्केट प्राइस लगाने वाली हूँ, इनटू 100। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन देखूंगी मेरे पास क्या गिवन है। देखिए क्लियर कट बता रहा है मार्केट प्राइस जो मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन में कितने रुपीस गिवन है आपके पास, 80, इनटू भी लगा दूं 100। ईपीएस मेरे को फाइंड आउट करना है, ईपीएस फाइंड कर लेते हैं। कितनी अर्निंग बताई थी, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग थी मेरे पास 1 लाख, और 10,000 के मेरे पास शेयर आ गए। ये आपके पास कट के ₹10 मेरे पास क्या आ गया बच्चा, ईपीएस आ गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 12.5%। डन, ये मेरी अर्निंग पर क्या हो गई है, शेयर हो गई। डन, ये हमारा फर्स्ट सम था। चलिए अगला सम देखते हैं। हाँ जी, अगला सम देखने से पहले एक आपको मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये सम आपके पास 2007 और एक और ईयर में भी ये क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ये सम हो चुका है 2016, 2007 और 2016, ये 2 सालों में ये सम आपके एग्जामिनेशन में सेट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सम। A company planned to issue 1,000 new shares of ₹100 each at par। नेट प्रोसीड की बात करी थी ना, तो ये पार वाला केस है। 100 रुपी में 1,000 शेयर जो है वो प्लान किए जा रहे हैं इशू करने में। फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई है, आर एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कितना था, 100 का 5% कितना होता है, ₹5। तो 95 आपके पास यहाँ पे नेट प्रोसीड होगी, अगर कुछ और सम में नहीं दे रहा है तो। 100
माइनस 5% ऑफ 100। ठीक है। द कंपनी पे अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर इनिशियली, शुरू में 10 रुपए दे दिया है, और ग्रोथ इन द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%। और जो ग्रोथ है डिविडेंड में वो कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है? 5% एक्सपेक्ट की जा रही है। हाँ जी, तो इन्होंने हमें बोला हुआ है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। सेकेंड क्वेश्चन बताया गया है कि इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹150, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी पर शेयर। ठीक है, दो सम बोले गए हैं। पहला सम तो न्यू इक्विटी शेयर के बारे में बात करी गई है, और दूसरे सम में हमें बोला गया है एग्जिस्टिंग पता करो अगर मार्केट प्राइस इतनी है। इट मींस इस सम में मैं नेट प्रोसीड को ना लेके किसको लेके करूंगी सम? मार्केट प्राइस। ठीक है, तो पहले हम न्यू इक्विटी शेयर देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, ग्रोथ रेट भी दे रखा है ना, और आपको न्यू इक्विटी के बारे में बात कर रखी है, तो इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? सोचिए जरा। के ई इक्वल टू D1, हाँ जी क्या था? नेट प्रोसीड था, इसलिए मैं नेट प्रोसीड ही डाल रही हूँ, इंटू 100 प्लस ग्रोथ परसेंटेज। ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम 1 बाय 1 अपना फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। डिविडेंड देखिए क्या बोल रहा है, ऑफ ₹100 फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में, कंपनी पे अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर दे रही है। चलिए नेट प्रोसीड हमने ऑलमोस्ट फाइंड ही कर ली थी। 100 का आपके पास शेयर है, इसमें मैंने फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या करना था? लेस करना था, और फ्लोटेशन जो कॉस्ट थी वो 100 का 5% था, ₹5। तो ये मेरे पास आ जाएगी 95। अब हमें जी बोला गया है, देखिए जी परसेंटेज कितनी दे रखी है। जी परसेंटेज एज इट इज ही दे रखी है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 5%। ठीक है जी, तो ये 5% आपको दी हुई है। अब मेरे पास सारी फिगर्स जो मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, जस्ट अब मेरे को इसको क्या करना है? फिलिंग करनी है। चलिए पहले इरेज कर दें ये सारा कुछ, पढ़ा रहे, चलो पढ़ा ही रहे, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ जी, फिलिंग करें जी। D1 कितना है मेरे पास? 10। नेट प्रोसीड कितनी है? 95 इंटू 100 प्लस 5%। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करके आपके पास आने वाला है 10.53%। 3 राजू ये प्लस क्या कर देंगे इसमें? 5%। तो ये करके आंसर आपके पास आ गया 15.53%। ये मेरा कौन सा केस था? फर्स्ट केस। डन, ये मेरा फर्स्ट केस था। अब हम अपना सेकेंड केस देखते हैं। वो कह रहे हैं करंट प्राइस उसने 150 कर दिया है, और आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी पर शेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो इस केस में कैसे लगेगा हमारे पास? कैसे होगा ये फॉर्मूला देख लेते हैं। के ई सेकेंड फॉर्मूला वही रहेगा, D अपॉन यहाँ पे आने वाला है राजू मार्केट प्राइस, नेट प्रोसीड नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा ना। हाँ जी, मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट तो है ही है। बस डी मेरे को कितना पता था? 10। मार्केट प्राइस पता चल गया 150 इंटू 100 प्लस क्या कर दूं? 5% कर देती हूँ, और ये करके
आपके पास पूरा कर करा के बच्चों आंसर आएगा 11.67%, सेकंड का आंसर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि नेट प्रोसीड हो तो क्या होता है, मार्केट प्राइस हो तो क्या रहता है। ठीक है जी। तो राजू ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में डिस्कस करा और स्पेशल एम्फेसिस ये दिया कि जो आपको ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, सो दैट आपको एक डिफिकल्टी लेवल जो है वो पता चल जाए। फर्दर हमारे पास जो अब हम वीडियो बनाएंगे वो रिटेन्ड अर्निंग पे बनाने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।